बिजली का बिल 5,000 रुपये, क्या बात कर रहे हो? इस तरह के सवाल और उनके जवाब हम सब गर्मी के महीने में तो सुनते ही रहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी टेक होम सैलरी 50,000 रुपये है तो 10% रकम बिजली बिल अदा करने में खर्च करना पड़ता है, यानी कि बजट ऊपर और नीचे। अब इसका उपाय क्या है? अब इस सवाल को जब आप किसी से भी पूछेंगे तो उसका पहला जवाब तो यही होगा कि भाई कूलर एसी कम चलाओ, बिजली के अप्लायंसेस कम यूज़ करो। लेकिन इस गर्मी में जब पारा 40 डिग्री के पार चला जाए तो ये सब कहाँ मुमकिन है? आपको कूलर एसी सब चलाना पड़ता है। अब सवाल यही कि विकल्प क्या है? तो जानकार कहते हैं कि ऑप्शन की कमी नहीं है। आप सोलर पैनल के जरिए अपनी जेब को हल्का करने से बचा सकते हैं और पर्यावरण को भी मदद कर सकते हैं। अब फिर सवाल वही कि सोलर पैनल के लिए कहाँ और कैसे अप्लाई करें, खर्च कितना आएगा, क्या बरसात और ठंड के महीने में यह काम करेगा, और उससे भी बड़ी बात है कि क्या सोलर पैनल कमाई का जरिया बन सकता है? इन सवालों के बीच आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने सोलर पैनल के जानकार से सभी सवालों को पूछा और जो जवाब मिला उसे आप देख और सुन दोनों सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष सोलंकी है। आप सोलर बिजनेस से कैसे हमारी जो फर्म है वो सनरेज है, जो यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव फर्म है, जो सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन करती है। और यूपी में रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब हम लोग लगाते हैं। इस समय बहुत अच्छी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी की लाई हुई है कि 3 किलोवाट से ऊपर यदि कोई भी प्लांट सोलर का लगाता है तो उसको 1,08,000 रुपये सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू कस्टमर के अकाउंट में आते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जो अभी पीएम ने एक पीएम सूर्य स्कीम शुरू की है, तो उसके बाद से उनका टारगेट है कि 1 करोड़ घरों तक पहुंच जाए सोलर बिजली। तो इस स्कीम के लिए एक आम आदमी कैसे अप्लाई कर सकता है? इसके लिए एक MNRE ने बहुत अच्छा एक पोर्टल बनाया हुआ है और उसका अपडेशन अभी रिसेंटली 15 दिन पहले किया है। उसमें कंज्यूमर्स बड़ा इजीली अपना केवल इलेक्ट्रिसिटी के बिल को अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि पहले तो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता था, लेकिन अभी तो कंज्यूमर बड़ा इजीली बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है और कंज्यूमर इजीली इलेक्ट्रिसिटी के बिल को अपलोड करके इसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? सोलर पर जब एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसमें स्टेप्स हैं कि पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कॉम अप्रूव करता है। वो कैसे होती है? वो ऑटोमेटिकली अच्छा। कुछ नहीं करना पड़ता है, कंज्यूमर को कहीं जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। केवल कंज्यूमर को अपना एक बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये 2 चीज़ें उसको अपनी उसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है उसमें आगे सेकंड स्टेप है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि TFR अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बिल से सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाती है, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली TFR के लिए जब अप्लाई हो जाता है तो फिर बाद में डिस्कॉम के पास ऑटोमेटिकली जब ये सारी डिटेल जाएगी तो वो उसको टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूव करेंगे। और अप्रूव करने के बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो स्कीम है उसमें 1,08,000 रुपये, यदि 3 किलोवाट का या उससे ऊपर प्लांट है तो 1,08,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कंज्यूमर के अकाउंट। यानी पहले तो प्लांट इंस्टॉलेशन और पहले पूरा पेमेंट कंज्यूमर को करना है, बाद में सब्सिडी 1,08,000 अकाउंट में है। बाकी सब्सिडी आएगी जब अप्रूव हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे। MNRE भी इसमें 1.5 मंथ तक 1 मंथ का टाइम देता है, तो उसके बाद जो है सब्सिडी आती है कंज्यूमर के खाते में। जैसे मान लीजिए 2,40,000 की उसका कॉस्ट आ रही है, इसमें 1,08,000 सब्सिडी हो। अब अगर कोई पैसा घर से न लगा के लोन लेना चाहे तो ये पूरा अमाउंट 2,40,000 लोन हो जाता है क्या? यस, ये जो है एक बहुत अच्छी स्कीम इस बार पहली बार मुझे लग रहा है कि सोलर के हिस्ट्री में देखा जाए तो इतना गवर्नमेंट डिस्कॉम सभी लोग बहुत एग्रेसिव हैं, और जिसकी वजह से ये सोलर की स्कीम भी आई है। और उस सोलर स्कीम में जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है
कि काफ़ी कम इंटरेस्ट पे कंज्यूमर वेबसाइट के थ्रू, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है पेपर से लेके कहीं घूमना है, कुछ करना है, और अपने लैपटॉप पे ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसका अप्रूव होने के बाद ये पैसा एक जो प्रोसीजर है उसको फॉलो मतलब करके पूरे अमाउंट 2,40,000 भी आप लोन ले आप सकते 100% ले सकते 100% लोन है, अपनी जेब से कुछ नहीं लगा, हैं। आपको कुछ भी पैसा नहीं लगा, बाद में EMI देते रहिए। बाद में आती है। इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट भी एक्चुअली अभी जो पोर्टल में जो है कई बैंक्स हैं, लेकिन जैसा बोला गया कि आपको 3 किलोवाट तक के जो 2 लाख तक का जो अमाउंट है वो आपको 7% के इंटरेस्ट पे मिल जाएगा लोन, और यदि आप 4 किलोवाट या उससे ऊपर जाते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट पे मिलेगा। यानी होम लोन से भी सस्ता लोन। होम लोन से सस्ता, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो होम लोन से सस्ता, नहीं तो अदरवाइज इसको सोलर को एडिशनल, मतलब जैसे आपका होम लोन है उसमें आपको ऐड करके ऐड कर देते हैं, तो उसमें बल्कि ज़्यादा देना पड़ता है, पे करना करते हैं गवर्नमेंट से जब भी इन्वेस्टमेंट होता है उस समय ये सारे पोर्टल पे वैसे डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को मालूम होता है क्योंकि हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस है, तो हमें मालूम है कि DCR पैनल लगाना है तो लगाना है। यदि कोई वेंडर, इंपेनल्ड वेंडर नॉन DCR पैनल सब्सिडी के केस में लगा देगा तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, अपने आप को ब्लैक लिस्ट कोई नहीं करना चाहिए। कुल मिला के सर ये पूरा फायदे का सौदा है। बहुत फायदे का सौदा है। अच्छा, ये चीज़ बारिश हो, आधी आए, फूट सकता है क्या? नहीं, देखिए इसका जो है जैसे हम बात कर रहे हैं कि बारिश होती है या कुछ, तो इसमें जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें 3 mm की टेम्पर्ड ग्लास होता है, तो वो इतना मजबूत होता है कि उसमें आप कुछ वैसे भी कुछ करें नहीं, हथौड़ा तो नहीं, हथौड़ा तो कुछ ज़्यादा हो गया, हथौड़े से तो क्रैक हो सकता है, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास की भी एक लिमिट होती है, उसमें आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हिट करेंगे तो क्रैक हो जाएगा, तो उस केस में वो सोलर पैनल बेकार हो जाएगा, उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, फिर रिप्लेस ही होता है। तो मान लीजिए आंधी आ गई, तूफान आ गया, अब आंधी उसमें तूफान अगर है। ऐसा हो गया जैसे मुंबई में कल आई, तो उसमें कोई इंश्योरेंस भी है या फिर अपना इंश्योरेंस इसमें जो है लोग अपने घर का सामान का इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही इसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि इसकी अभी वैसे 150 किलोमीटर पर आवर का जो विंड प्रेशर होता है, तो तब तक तो ये इसका प्रोडक्शन वगैरह का, इसका डिज़ाइन वगैरह उस हिसाब से होता है कि 150 किलोमीटर विंड आवर का प्रेशर आएगा, तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इससे ऊपर कुछ कैपेबिलिटी होती है, कुछ भी ऐसा होता है जो फोर्स मेजर में आती है, जो कंडीशंस आती है, तो ऐसे केस के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि कस्टमर जो है इंश्योरेंस भी करा लें। इसकी भी बहुत कम, मुश्किल से मुझे लगता है कि अप टू 10 किलोवाट तक 5,000 7,000 का ही एनुअल चार्ज होगा, बहुत छोटा अमाउंट है, बट ये आपको 4-5 लाख रुपए तक का सेव करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक वेंडर लिस्ट होती है, उसमें जो इम्पेनल्ड होते हैं उनमें से किसी से वो सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने से पहले उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी सोलर प्लांट में कई क्वालिटी के आते हैं, कई कंपनियां जो है अपने डिफरेंट जो है उनके प्राइसिंग होते हैं, तो उनसे वो बात करती हैं और एक बार साइट विजिट होता है, कोटेशन दिया जाता है, उसके बाद जो है जब फाइनल नेगोशिएशन होके फाइनल हो जाता है तो उसके बाद उसको सेलेक्ट कर लेते हैं वेंडर को। फिर वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको फर्दर टेकअप करना मैटर को, और उसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फिर डिस्कॉम से अप्रूवल कराना, ये सारी फिर जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर वो वेंडर टेकअप होता है या फिर वही ऑनलाइन ही करते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वेंडर्स की जब जो कंज्यूमर है उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये देखा जाता है कि जो सैंक्शन लोड है वो प्रपोज्ड कैपेसिटी से मतलब ज़्यादा, प्रपोज्ड कैपेसिटी से ज़्यादा होना चाहिए सैंक्शन लोड, मतलब 100% सैंक्शन लोड से ऊपर सोलर प्लांट इज नॉट अलाउड। तो
यदि किसी को ज़्यादा कैपेसिटी का लगाना है तो उसको सैंक्शन लोड भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तभी जाके सिंपल भाषा में कहें कि अगर मान लीजिए कि किसी की सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है तो उसे उसको 5 चाहिए सोलर से, तो 4 को 5 करना पड़ेगा, फिर तब 5 किलोवाट की उसके बाद अप्लाई करें। कम कैपेसिटी वो लगा सकता है। यदि सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है, यदि कोई 3 किलोवाट लगाना चाहता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अच्छा, एक चीज़ और तो समझ पहली चीज़ तो ये चेक की होती है। दूसरा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी देखी जाती है कि जिस ट्रांसफार्मर से हम सोलर प्लांट कनेक्ट करने जा रहे हैं या कनेक्ट होगा, तो उसकी कैपेसिटी 75% तक ये चेक किया जाता है कि इतने उससे जो कनेक्टेड सोलर है वो 75% कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि उसके इसमें फिर ट्रांसफार्मर में कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो डिस्कॉम ये मेक श्योर पहले करता है कि उसकी कैपेसिटी फुलफिल तो नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड जैसे 3 किलोवाट माने और ऑन ग्रिड अगर लेते हैं तो क्या खर्चा है? देखिए, एक्सपेंसिव मैंने जैसे बताया कि ये डिपेंड तो टोटली उस पर करता है कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सस्ता भी मटेरियल है और अच्छी क्वालिटी का महंगा भी है। बट यदि हम जो है एवरेज की बात करें या अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लेना चाहें तो 60,000 पर किलोवाट की इसकी कॉस्टिंग आती है। जितना बड़ा प्लांट होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, छोटा प्लांट होता है तो थोड़ा बढ़ जाती है। कॉस्टिंग में इंस्टॉलेशन और सब कुछ इसमें है। सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। डिस्काउंट का भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर डिस्कॉम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेती है, तो उसमें इसमें डिस्कॉम का एक्सपेंसिव नहीं आता है। बट कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ से वेंडर से यदि कुछ मंगाया जाता है, जैसे नेट मीटर हो गया या कुछ अदर एक्सपेंसिव हो गए, तो वो फिर कंज्यूमर से चार्ज। हाँ, मतलब 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में अगर बिजली से क्या क्या इक्विपमेंट्स चलेंगे? देखिए, 1 किलोवाट जब भी कोई सोलर सिस्टम लगाता है तो 1 किलोवाट पे नॉर्मली जो 75% तक का ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये एसी जो कन्वर्जन होगा, क्योंकि ये हम सोलर सिस्टम हमेशा डीसी पावर पे होता है, तो 75% 750 वाट तक आप जो है इसकी पावर पीक आवर्स में रहती है। अब 750 वाट हम चेक कर सकते हैं कि 750 वाट जैसे आपके कोई भी आप लोड लेते हैं आजकल, जैसे फ़ैन है तो फ़ैन जो है 100 वाट का होता है मैक्सिमम। आजकल लेटेस्ट फ़ैन होते हैं 50 वाट के होते हैं। तो आप ऐसे ही जो है जो भी अप्लाइंसेज हैं उनका वाटेज को चेक कर सकते हैं कि कितने हैं, वो टोटल नंबर आपके उससे मैच करने चाहिए। तो मतलब एसी अगर चलाना हो तो 3 किलोवाट तो कम से कम चाहिए। हाँ, देखिए 3 किलोवाट तो नॉर्मली लोगों का इतना लोड आ ही जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो लोगों के पास कुछ नहीं तो हर एक के पास आजकल जो है कूलर होते हैं, आजकल एसी भी रखते ही है, मिनिमम से मिनिमम जो भी आप हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो डिमांड आती है वो 3 किलोवाट है, उससे ऊपर ही आती है। फ्लैट में लग सकता है या घर मतलब फ्लैट बिल्डिंग की सोसाइटी की छत पे ही लग सकता है? देखिए, सोलर ये रूफ टॉप पॉलिसी है। रूफ टॉप का मतलब है रूफ की टॉप पे ही लगेगा। ग्राउंड माउंट्स भी होते हैं सोलर प्लांट, उसके लिए ये पॉलिसी नहीं है जो सब्सिडी की स्कीम अभी चल रही है। तो रूफ टॉप का मतलब है कि अभी सोसाइटी है तो सोसाइटी के ऊपर लगेगा, सोसाइटी की एक अलग स्कीम है, और रेजिडेंशियल जो का रूफ टॉप है वो अलग स्कीम है। रेजिडेंशियल एक हो गया, दूसरा है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, तो उसमें अलग सब्सिडी की स्कीम है। उसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। अच्छा, तो मतलब इंडिविजुअल से ले सकते हैं और पूरी सोसाइटी का भी लेके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, एक मेट्रो में फ्लैट हैं, छोटे शहरों में सिंगल अभी भी घरे बनते हैं, तो दोनों जगह के लिए क्या क्राइटेरिया अलग अलग है? कैसे यूजर समझे कि उसके क्या कितना प्लांट किस कैपेसिटी का लगना चाहिए? देखिए, इसके लिए एक लेमन कैलकुलेशन है जो हम कह सकते हैं कि जितने हज़ार का बिल आता है गर्मियों में उतने किलोवाट का प्लांट लगाना रिकमेंडेड है। बाकी उससे थोड़ा कम भी लगा सकता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें प्लांट को ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है कि आप उससे कम कैपेसिटी का लगाएंगे तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड से कनेक्टेड होता है। सोलर की पावर जो भी जनरेट होगी वो आप पहले कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो ग्रिड में एक्सपोर्ट होगी। अच्छा। यदि एक्स्ट्रा होगी, और यदि सपोज आपका लोड ज़्यादा भी हो जाता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ग्रिड से इंपोर्ट कर लेते हैं डिफरेंस पावर को। तो इस तरह से आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का
कोई Deficit परेशानी नहीं नहीं, डेफिशिएंट नहीं होता है, या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या इसकी वजह से कभी आपके यहाँ लाइट का कोई प्रॉब्लम आएगा। बस इसमें एक जो है जो मैं बताना चाहूँगा कि गांव में थोड़ा सा कम जो सोलर प्लांट लगता है, उसका रीज़न ये है कि इस ऑन ग्रिड जो सिस्टम है उसमें ग्रिड होना मैंडेटरी है। ग्रिड होगा तभी सोलर प्लांट चलेगा। ग्रिड यदि 5 मिनट के लिए एब्सेंट हो जाएगा तो आपका सोलर प्लांट 5 मिनट के लिए बंद। ग्रिड मीन्स कि जो बिजली की सप्लाई आ रही है, जो आ रही है, यानी जब बिजली की कटौती होगी तो वो सोलर प्लांट नहीं चलेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड मतलब इस तरह से 3 सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड हाइब्रिड तो चलेगा क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी ना होने की वजह से इसमें तो सब्सिडी किस पे मिली? ऑन ग्रिड पे मिल रही है या सब पे मिलती है? एक्चुअली सब्सिडी के लिए नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो तो ये है कि ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए, और ग्रिड कनेक्टेड ऑन ग्रिड भी होता है और एक हाइब्रिड भी होता है। अच्छा। तो इन दोनों पे सब्सिडी मिल जाती है। देखिए, कंज्यूमर्स को बेनिफिट एक्सपोर्ट से काफ़ी होता है। जैसे सपोज आपने डे में जो सोलर पावर का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमेशा यदि जैसे हमने रिकमेंडेशन बताया था कि आप उस हिसाब से कैपेसिटी से लगाते हैं तो आप दिन में सोलर की पावर पूरा कंज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी होगा, जो कि आपको नाइट में जबकि सोलर नहीं चलता है उस समय वो एक्सपोर्ट यूनिट को आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपका ये जो यूनिट्स का एडजस्टमेंट है उससे आपको कोई एडिशनली पे नहीं करना पड़ता है नाइट का नहीं। तो वो डे और नाइट दोनों में जो है आपको बेनिफिट मिल जाता है। वीडियो को लाइक और पसंद करें, और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।